बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो भाई स्टार्ट करते हैं सर्जियो फ्रैंको की बुक से। ठीक है, ऐसा है कि भाई मुझे भी डिग्री किए हुए 2 साल गुजर गए हैं, तो मुझे भी याद आ रही थी बुक की, तो मैंने कहा रिवाइज करते करते साथ रिकॉर्ड भी कर लिया जाए। मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा जो भी देखेगा। तो इंशाल्लाह डिटेल में जाएंगे इसकी, देखते हैं क्या कवर होता है और क्या नहीं। अच्छा खैर, इसका जो पहला चैप्टर है ना, वो जस्ट बेसिक हैं, उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स कह सकते हैं, लाइक यूनिट्स क्या होते हैं, नोटेशंस क्या होती हैं चीज़ों की, और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, सिग्नल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या चीज़ होती हैं। अच्छा ऐसा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ना, ये बेसिकली जो सर्जियो फ्रैंको की बुक है ना, ये आप कह लें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बेसिक है बिल्कुल। मतलब इसके अंदर ज़ीरो से लेकर जाया जाता है, जहाँ पर पहले ये बताया जाएगा, मतलब पहले रेजिस्टेंस को लेकर चला जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ना सबसे सिंपल चीज़ है इलेक्ट्रिकल के अंदर, जिसके अंदर कोई भी कम्प्लेक्स इक्वेशंस नहीं आती सॉल्व करने के लिए। लाइक अगर आपके पास आगे इंडक्टर या कैपेसिटर आ जाए तो उसके अंदर आपके पास इक्वेशन थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाती है सॉल्व करते हुए। खैर, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का बताया जाएगा, उसके बाद किरचॉफ लॉ का बताया जाएगा जो फंडामेंटल है एक सर्किट्स का, केसीएल और केवीएल, वोल्टेज लॉ और करंट लॉ। उसके बाद सर्किट एलिमेंट्स बताए जाएंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। रेजिस्टेंस हो गई आपकी, उसके अलावा जनाब इंडक्टेंस हो गई, कैपेसिटेंस हो गई। सही है, तो ये होते हैं जी हमारे पास। क्या हो गया भाई इसको? अच्छा खैर, अच्छा आगे चलते हैं, छोड़ें इसको, आगे चलते हैं कि पहला चैप्टर शुरू करते हैं। बेसिक कंसेप्ट, ये आ गया जी बेसिक कंसेप्ट। इसके अंदर ये थ्योरी है, ये मैं बुक अटैच कर दूंगा साथ डिस्क्रिप्शन में, तो जिसने पढ़नी हुई वो पढ़ लेगा इसको। हम टू द पॉइंट आते हैं चीज़ों के ऊपर, ताकि लंबा भी ना हो कुछ। अच्छा जी, यूनिट और नोटेशन के अंदर आए हैं तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट वो हैं जो हमारी बेसिक्स हैं, हमारे पास एसआई यूनिट्स होते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक होता है ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, एसआई यूनिट से मुराद है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, अब ये हमारे पास कुछ 6 हैं, जिसके अंदर लेंथ आ जाता है, मास आ जाता है, टाइम, टेम्परेचर, करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, या इंटेंसिटी सिंपल वर्ड्स के अंदर। अब ये जो 6 चीज़ें हैं ना, ये हमारी हैं बेसिक यूनिट्स हैं। इसको बेसिक यूनिट भी कहते हैं, ऐसे यूनिट भी कहते हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी हैं ना, वो इसे ड्राइव हुए हैं। ड्राइव होने का मतलब ये है कि इन 2 को मिला के या 3 को मिला के हमारे पास एक जो यूनिट बनेगा वो ड्राइव यूनिट बनेगा। जिस तरह ये फोर्स बना हुआ है, फोर्स क्या होता है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो अब इसके अंदर m जो है, m हमारे पास गिवन है, मास। ठीक है, मास का हमारे पास क्या आता है, किलोग्राम आता है। ठीक है, इसी तरह एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन फर्दर खुद एक ड्राइव यूनिट है। ठीक है, जिसका हमारे पास हमें पता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सही हो गया, तो यानी हमारे पास एक्सेलरेशन हमने कितना लेंथ पर सेकंड स्क्वायर मूव किया, पर टाइम स्क्वायर जो भी मूव किया हमने, तो ये भी फर्दर आगे डिराइव किया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है, ये हमारे पास बन जाता है फोर्स का यूनिट। ठीक है, तो ये होता है ड्राइव यूनिट। खैर, अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है उसके प्रीफिक्सेस इसके अंदर बताए गए हैं। ये भी सिंपल, क्योंकि आगे जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, लाइक रेजिस्टेंस की, कैपेसिटेंस की या इंडक्टेंस की, उसके अंदर हमारे पास ये आगे लगा हुआ होता है। मतलब अब खाली अब फर्ज करें कि हमारे पास एक चीज़ लिखी हुई है कि 0.0.001, अब मैं इसे कह देता हूँ कि ओहम।
अब आप इसको पढ़ रहे हैं 0.001 ओम, तो इससे बेटर ये नहीं है कि हम इसे यहाँ से कन्वर्ट कर लें और इसे 1 कह दें। 1 के बाद कितना है हमारे पास, कितना मूव किया हमने, 1 2 और 3, हमने लेफ्ट टू राइट कितना मूव किया, 3, यानी हमारे पास इसको सॉरी ऐसे लिख सकते हैं हम कि 1 क्रॉस 10 रेज पावर -3 ओम। और -3 का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये -3 ये गिवन है, -3 का मतलब हो गया कि मिली, तो हम इसे ये कह सकते हैं कि 1 मिली ओम। तो ये लिखना भी आसान हो जाता है और पढ़ना भी आसान हो जाता है। तो यह जो प्रीफिक्सेस होते हैं ये हमारे लिए पढ़ने में और लिखने में आसानी करते हैं। ठीक है, तो इसे जुबानी याद होने चाहिए ये क्या हमारे क्या हैं, क्या क्या यूनिट्स हैं। ये नीचे एग्जांपल्स भी कुछ दी गई हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये वही ऊपर जो मैंने बताया कि वो ड्राइव यूनिट किस तरह बनते हैं, ये वही ड्राइव करके बताया गया सारा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आगे आते हैं कि हमारे पास जो हमारा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? अब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो उसका जो बेसिक एलिमेंट है वो है चार्ज। यानी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस तरह चलती है, यानी हर चीज़ का जो होता है एक बेसिक होती है ना, मतलब वो किस चीज़ से बना हुआ होता है। लाइक अब इंसान बने हुए हैं या कोई भी चीज़ बनी हो किससे बना हुआ, उसकी बेसिक हम क्या लेते हैं कि एटम से बना हुआ है। ठीक है, एटम के अंदर फर्दर पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स और ये सारी चीज़ें। तो अब इसके अंदर जो चार्ज जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो बेसिक है वो है चार्ज। ठीक है, तो और हम इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते भी उसके अगर डिफाइन करें तो हम यही कहते हैं कि चार्ज पर यूनिट टाइम जितना फ्लो करता है वो हमारे पास एम्पेयर आ जाता है। ठीक है, तो चार्ज को हम जो है वो डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, और इसका ये है भी एसआई यूनिट, और जो इसका एसआई यूनिट यानी एसआई यूनिट के अंदर शुमार होता है, और इसका एसआई यूनिट जो है वो है कूलम। वो एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। अच्छा, अब चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सही हो गया, अगर पॉजिटिव होगा तो उसे हम प्रोटॉन कह देंगे और अगर नेगेटिव होगा तो हम उसे इलेक्ट्रॉन कह देंगे। ठीक है, और ये इसका साइज होता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कॉलम। सही हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद हम आगे चलें फर्दर। तो ये हमारे वही जो सेकेंड ईयर की फिजिक्स के अंदर है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वही डिफाइन किया गया आगे। अच्छा, उसके बाद हम फिर आगे आ जाते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है जनाब? वोल्टेज हमारे ये बताता है द रेट एट विच पोटेंशियल एनर्जी वेरीज विद द चार्ज। अब जितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी यानी वेरी करेगी चार्ज के साथ, उतना हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है? अब यहाँ पर एक नेचुरल टेंडेंसी है हर चीज़ की इस यूनिवर्स के अंदर कि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। तो सेम केस यही है कि हमारे पास भी जो वोल्टेज या करंट है वो हमारा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि जब हमारा चार्ज मूव करेगा तभी हमें एनर्जी मिलेगी ना। अब जब हम उसे हाई से लो की तरफ ड्रॉप करेंगे, अब फर्ज करें हम एक थर्ड फ्लोर से किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करते हुए हमारी एनर्जी कोई लग नहीं रही उसके ऊपर, हम कुछ अप्लाई नहीं कर रहे फोर्स उसके ऊपर, ऑल्दो हम उससे फोर्स ले सकते हैं या कोई भी वर्क डन हम उससे ले सकते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास आप डैम की एग्जांपल ले लें कि डैम के अंदर क्या होता है कि पानी हमारा हाई पोटेंशियल पे स्टोर होता है, उसको हम जब थ्रो करते हैं ऊपर से नीचे तो उससे क्या होता है जब वो आपके आके गिरता है ब्लेड्स के ऊपर तो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सही है, तो इसलिए हम इसे पोटेंशियल कह रहे हैं। और पोटेंशियल एनर्जी की भी डेफिनेशन यही है कि जब कोई चीज़ ऊपर से ड्रॉप होती है तो वो लूज जो एनर्जी करती है वो हमारे यानी एक पॉइंट के ऊपर जो हाई पॉइंट के ऊपर मौजूद है कोई चीज़, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सही हो गया। अच्छा, और जब हमारे पास कोई चीज़ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आ रही है तो वो क्या करती है कि वो वर्क डन दे सकती है, यानी उसके अंदर हमारे पास वर्क डन हम उससे ले सकते हैं। और अगर हमने वही चीज़ नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करानी हो तो हमें इसके अंदर एक वर्क डन ऐड करना पड़ेगा। सही है, वर्क डन हम इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर
तभी हम उसको नेगेटिव पोटेंशियल से यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर सकेंगे। सही हो गया। अच्छा, ये उसी की डेफिनेशन लिखी हुई है कि जितना पोटेंशियल एनर्जी होगी पर यूनिट चार्ज उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। अच्छा जी, ये सारी बेसिक बातें लिखी हुई हैं और यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है। वो कहते हैं इफ़ अ 9 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 6 सेंटीमीटर होमोजेनियस बार फॉर कंडक्टिव मटेरियल, व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बार। अच्छा जी, तो इसके अंदर जो हमारे पास वोल्टेज है 9 वोल्ट आ गया, लेंथ भी हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास अभी जिस तरह अभी पढ़ के आए हैं ऊपर, ये इसने एक फार्मूला दिया हुआ है हमारे पास, तो इसी फार्मूला को अप्लाई करते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 6 और वही 10⁻⁻², तो इसे डिवाइड करके ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल आएगा। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगी हमारी। सही हो गया। अब वोल्टेज के बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है, करंट। करंट जिस तरह अभी मैंने पहले बताया कि करंट क्या है हमारे पास, करंट की बेसिक क्या है, करंट की बेसिक यही है कि जितना चार्ज हमारा पर यूनिट टाइम मूव करेगा वो हमारा करंट कहलाएगा। सही हो गया, यहाँ पे भी यही गिवन है। अच्छा जी, ये अब क्या है, हमारे पास दो तरह के करंट होते हैं, आइदर इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है ना, वो कहा जाता है कि नेगेटिव आयंस यानी इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से, जिस तरह ये बी फिगर के अंदर दिखाया गया है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक हो गया। और दूसरा जो है हमारा कन्वेंशनल, कन्वेंशनल यूज़ नहीं होता, वैसे उसका ये होता है कि पॉजिटिव आयन के मूव करने की वजह से जो हो रहा है वो हमारा जनाब क्या है, वो हमारा कन्वेंशनल है। सही हो गया, क्योंकि हमारा पॉजिटिव हमारा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। अच्छा जी, खैर इन सारों को ये काम की कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो आती है हमारे पास पावर। अब पावर की डेफिनेशन क्या है, पावर ये कहता है द रेट एट विच एनर्जी इज एक्सपेंडेड, ठीक है, इज डिनोटेड एज पी एंड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। पावर है क्या चीज़ के वर्क डन पर टाइम यूनिट टाइम इज नोन एज पावर, ठीक है। और अगर हम इसको इलेक्ट्रिकल के केस में ले लें तो हमारा पावर क्या होता है, पावर हमारे पास होता है वोल्टेज इनटू करंट, और अगर इसको फर्दर आगे लेके जाना है तो हमारे पास ये आ जाता है कॉस थीटा। ये होती है इसकी पूरी डेफिनेशन। कॉस थीटा जो है यहाँ पे हमारे पास पावर फैक्टर आ जाता है। सही है, ये तब यूज़ होता है जब हमारे पास इसको हम रियल पावर लेके चल रहे होते हैं। अच्छा जी, खैर, और पावर को हम डिनोट कर रहे होते हैं जब इलेक्ट्रिकल के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, तब हम उसको क्या कर रहे होते हैं, किलोवाट आवर के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। और जब हम सिंपल पावर यूज़ कर रहे होते हैं तो हम उसको जूल में कंसीडर कर रहे होते हैं। खैर 1 किलोवाट आवर जो होता है वो हमारा 3.6 क्रॉस 10 रेज़ पावर 6 जूल के इक्वल, यानी 3.6 मेगा जूल के इक्वल होता है हमारी 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर जो आसान अल्फाज में हम इसको ये भी बोल रहे होते हैं कि कितने यूनिट चले हैं, तो वो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 1 यूनिट के इक्वल होता है। सही हो गया, जो बिल्स के अंदर आता है हमारे। अच्छा जी, ये उसने यही एग्जांपल ली हुई है कि हमारे पास कितनी किलोवाट आवर चल रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 0.036 यूनिट्स हमारे पास कंज्यूम हो रहे हैं जब हमारे पास 12 वोल्ट कार बैटरी से 36 वाट की हेडलाइट चल रही है 1 घंटे तक। तो हमारे पास कितने यूनिट कंज्यूम है, 0.036 यूनिट्स। सही हो गया। अब इसी तरह उसने बिल बनाने के लिए उसने वहाँ कॉस्ट भी दे दी होगी कि 1 यूनिट की कॉस्ट क्या है, तो सिंपली इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये भी आ जाएगा कि हमारे पास कितनी कॉस्ट लगी है उसके ऊपर। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर वही जो अभी पीछे बात करके आए कि एक्टिव और पैसिव, यानी वही जो इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल वाली जिस तरह बात की, इसी तरह हमारे पास दो साइन कन्वेंशन होती हैं, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव साइन कन्वेंशन। तो वहाँ तक तो हो गया हमारा। अच्छा नहीं, इसको भी साथ ही कर लेते हैं, इसको भी साथ कर लें। इसके अंदर कहता है कि इन अ पावर रिलीजिंग एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट current exits the element via the positive terminal
In this case, voltage and current are said to conform the active sign convention. अब इसके अंदर क्या है, जो भी एलिमेंट जिस तरह बैटरी है, ठीक है, जो पावर रिलीज करते हैं यानी वर्क डन देते हैं हमें, उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, उनको किस में हम लेते हैं, एक्टिव साइन में। अच्छा, और जो भी एलिमेंट पावर अब्सॉर्बिंग है, लाइक हमारे पास रेजिस्टेंस हो गई, रेजिस्टर्स हो गए, वो क्या है, इंडक्टर हो गए। इंडक्टर तो नहीं कह सकते बेसिकली, क्योंकि इंडक्टर स्टोर करके उसके बाद देता भी है, तो हम रजिस्टर को लेके चलते हैं। रजिस्टर हमारा क्या आ गया, पैसिव साइन के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब इसने यहाँ पे दिया भी है, एज वी प्रोसीड वी शैल फाइंड द एलिमेंट्स सच एज रजिस्टर एंड डायोड्स नेवर रिलीज पावर, इंडिकेटिंग दैट दीज डिवाइसेस कंफर्म एट ऑल द टाइम्स द पैसिव साइन कन्वेंशन। ठीक है, ये उसने बता भी दिया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ऊपर। वो डिफरेंट तरह की हमारे पास वेव फॉर्म्स होती हैं। हमारे पास साइनोसाइडल हो गई, हमारे पास स्क्वायर वेव हो गई है, हमारे पास और सा टूथ हो गई। तो इस तरह की डिफरेंट वेव फॉर्म या उसको हम सिग्नल बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब डीसी सिग्नल जो होता है ना, अगर आपका वोल्टेज कांस्टेंट हो तो वो हम स्ट्रेट लाइन से शो कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, द मोस्ट सिग्नल whose value is designed to remain constant with the time, here the constant। अब यहाँ पे क्या है, जिस तरह भी बताया कि डीसी जो है वो तकरीबन कांस्टेंट ही रहता है, मतलब उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती। अगर तो हमारे पास कोई डीसी बैटरी सोर्स है तो और नॉर्मल पीरियड ऑफ टाइम वो तकरीबन कांस्टेंट ही नज़र आ रहा होता है, और उसको हम डिनोट कर रहे होते हैं कैपिटल लेटर्स से। सही हो गया। अब टाइम वेरिंग सिग्नल जो होते हैं वो क्या होती हैं, टाइम वेरिंग सिग्नल हमारे पास एसी होते हैं, जिसे हम एसी सोर्स भी कहते हैं, यानी अल्टरनेटिंग सोर्स जो होते हैं हमारे पास। अब ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेरी कर रहे हैं। ये हमारा टाइम एक्सिस है, तो ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी, और हाँ मैग्नीट्यूड इसका वेरी हो रहा है। ठीक है। अब हमारे जितने भी अब ये कम्युनिकेशन के सिग्नल होते हैं ना, ये हमारे मोस्टली जो होते हैं टाइम वेरिंग सिग्नल होते हैं। ठीक है, ये लाइक जिस तरह ये वाला बना हुआ है ऊपर, तो ये एक टाइम वेरिंग सिग्नल है। अब इसको आगे क्या है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसका ट्रांसफॉर्म करके देखा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद एक और आ जाता है, स्टेप फंक्शन आ जाता है। ये भी एक तरह का सिग्नल है। अच्छा, अब ये सिग्नल बताने की वजह ये है कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो इसके अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं कि किसी भी टाइम के ऊपर किसी भी तरह का सिग्नल दे के उसका बिहेवियर चेक करने के लिए, कभी हम उसे साइनोसाइडल सिग्नल दे रहे होते हैं यानी टाइम वेरिंग सिग्नल दे रहे हैं, कभी उसे स्टेप फंक्शन दे रहे हैं, तो और कभी उसको इम्पल्स दे रहे हैं। तो ये आ गया ये पल्स। ठीक है, ये पल्स तो नहीं है, ये तो वही है, स्क्वायर वेव है, या इसे हम PWM भी कहते हैं, पल्स विद मॉड्यूलेशन। और इसके अलावा एक और भी होता है कि हम उसे चेक करने के लिए जस्ट इम्पल्स देते हैं एक। ठीक है, ये इम्पल्स सिग्नल होता है। अच्छा, पीरियोडिक सिग्नल फिर वही आ जाता है कि हमारे पास अगर साइनोसाइडल सिग्नल है तो उसे, क्योंकि ये पीरियोडिक सिग्नल का मतलब ये है कि आफ्टर ईच, ये साइकिल के बाद वो रिपीट कर रहा हो विद सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हमारा एक साइकिल है, उसके बाद इसने फिर रिपीट किया, वही सेम एक कॉपी आ जाती है उसकी पूरी बन के, तो ये पीरियोडिक सिग्नल होता है। और इसको डिनोट इस तरह कर रहे हैं कि एक्सेस इंटू टी प्लस एन टी। टी हमारे पास टाइम है और एन को हम क्या है, ये मतलब एक साइकिल है, टी जो है कैपिटल टी, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एन। एन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स को डिनोट कर रहा है हमारे पास। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है हमारे पास, 1/सेकंड के इक्वल होता है, यानी हर्ट्ज हमारे पास बेसिकली जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। अच्छा जी, यहाँ पे अब इसने डिफरेंट टाइप के सिग्नल बताए हुए हैं। ये साइनोसाइडल हो गया, ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म हो गया, उसके बाद ट्रायंगुलर सिग्नल हो गया, ये सॉटूथ हो गया। सही हो गया। उसके बाद ये आ गया। अच्छा जी, मेरे ख्याल में यहाँ तक ये काफ़ी है। उसके बाद यहाँ एसी सिग्नल से नेक्स्ट के अंदर शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक आई थिंक स्टॉप करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।